यूरोप पर है। अमेरिका की फेडरल रिजर्व, यहाँ की सेंट्रल बैंक है, जून में बाजार उम्मीद लगा के बैठा कि शायद उसमें कोई कटौती की उम्मीद रखनी चाहिए। हालांकि वहाँ के जो आंकड़े आ रहे हैं इकोनॉमी के, वो इस ओर संकेत फिलहाल कमजोरी के साथ दे रहे हैं, यानी लॉन्गर हायर का एक जो फार्मूला चला था वो बरकरार रह सकता है। बाजार की ये जो उम्मीदें हैं, क्या ये रेप्लिकेट होंगी दुनिया के दूसरे हिस्सों में? खासतौर पे हमारी आरबीआई की पॉलिसी में क्या होगा? क्या आरबीआई अपने रुख में, स्टांस में कोई बदलाव करेगा, पॉलिसी में कोई ट्वीकिंग करेगा? क्या कर सकता है? इन सब को समझने की कोशिश करते हैं आवाज़ एमपीसी के जरिए। आवाज़ एमपीसी यानी आवाज़ की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बैठक शुरू हो चुकी है आरबीआई की और इसका फैसला 5 अप्रैल यानी शुक्रवार को होगा। उससे पहले हम उसको एनालाइज करने, समझने और एक इन्फॉर्म्ड गेस कह सकते हैं आप, वो करने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या हो सकता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है जो आवाज़ एमपीसी का पैनल है, जिसमें डीएसपी फाइनेंस के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ जयेश मेहता जी हैं, इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी और इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका की तरफ से हम लोग निगाहें लगाए बैठे हुए थे, लेकिन वहां ऐसा लग रहा है कि हायर फॉर लॉन्गर एक बार फिर से होगा। लोग कम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अपनी पॉलिसी में आरबीआई क्या कर सकता है ये पहले समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। जय सर, क्या करेगा आरबीआई? रेट में कोई बदलाव की उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, ये पॉलिसी में तो डेफिनेटली कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। मार्केट का अभी मानना ऐसा है कि जब तक यूएस कुछ ज्यादा नहीं करेगा तब तक आरबीआई कुछ यहाँ पे जल्दी से चेंज नहीं करेंगे। हाँ, वैसे अगर उनको करना है तो रूम है इनफ, बट मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर और रुक जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा मार्केट से अलग व्यू में हूं कि अगर यूएस ने नहीं भी काटा रेट तो भी हम काट सकते हैं अगर एक बार थोड़ा मानसून का वो थोड़ा क्लैरिटी आ जाता है। बट ये पॉलिसी में रियली डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज टू हैपन। तो स्टेटस को थोड़ा क्लैरिटी आ जाता है, बट ये पॉलिसी में रियली डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज टू हैपन। तो स्टेटस को और रुझान में कोई बदलाव कर सकता है क्या? अपनी कमेंट्री में कोई नरमी ला सकते हैं वो? नरमी में तो वही है कि आई थिंक इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो उनका 4.5 का था फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो अगर चेंज करेंगे तो थोड़ा नरमी ला सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक स्टांस भी वही रहेगा, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है ये पर्टिकुलर इसमें। ओके, रुझान में भी कोई बदलाव नहीं है और पॉलिसी में भी, रेट में भी कोई चेंज नहीं है। अदिति मैम, आपको क्या लगता है, आरबीआई कुछ नरमी बरतेगा, कुछ रेट कट की तरफ सोचेगा या बिल्कुल नहीं सोचेगा? रुझान में अपनी बातचीत में कोई नरमी लाएगा या वो भी नहीं लाएगा? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि इस पॉलिसी में तो कोई भी चेंज नहीं होगा रेट्स में या स्टांस में। और मेरे हिसाब से स्टांस चेंज के लिए हमें अगस्त तक वेट करना पड़ेगा और रेट कट के लिए अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा। अभी इन्फ्लेशन का जो 4.5% का प्रोजेक्शन है एमपीसी का, उसके बाद एक जो रिसेंट ही डेवलपमेंट है वो ये है कि आईएमडी ने बोला है कि काफी गर्मी रहेगी आने वाले हफ्तों में। और ये जो हॉटर देन नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं, ये पेरिशेबल प्राइसेस के लिए तो अच्छे नहीं होंगे। जो सीजनल अपटिक होता है सब्जी और फल के दामों में, वो शायद ज्यादा एक्सेंचुएट हो जाएगा इस साल। तो इन्फ्लेशन के आउटलुक पे ये एक नया कंसर्न बनाया है। इन एनी केस एमपीसी का और हमारा भी जो बेसलाइन फोरकास्ट है FY25 में इन्फ्लेशन कम होने का, वो एक नॉर्मल मॉनसून पे प्रेडिकेटेड है। तो उसमें जो आउटलुक है अभी इस महीने के एंड पे कुछ आईएमडी हमें अपना फोरकास्ट देगा। जो पहला फर्स्ट रेंज फोरकास्ट होता है, फर्स्ट एलआरएफ, उसके बाद सेकंड आएगा। तो क्लैरिटी इस फ्रंट पे तो काफी लेट ही हमें मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई बहुत जल्दी में होंगे, एमपीसी मेंबर्स बहुत जल्दी में होंगे कि इन सब चीजों पे एक बेटर व्यू मिलने के पहले वो स्टांस चेंज करना चाहेंगे अभी के लिए। ओके, स्वागत सर, आपको क्या लगता है, क्या कर सकते हैं आरबीआई? तो नीरज साहब, थैंक यू आपके शो में शामिल करने के लिए। मैं सहमत हूँ, इस बार तो कुछ होने वाला नहीं है। रेट्स भी चेंज नहीं होंगे, स्टैंड भी चेंज नहीं होगा।
लैंग्वेज पे नजर रखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सेंट्रल बैंक के जो स्टेटमेंट देते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी जो भाषा में कठोरता या सॉफ्टनेस दिखने को मिलता है, वो कुछ सिग्नल करेंगे कि नहीं। बाकी रहा कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस जो कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत बहुत ईज हो गए हैं, बहुत बहुत सॉफ्टन हो गए हैं। एक तरफ से इक्विटी मार्केट्स ऊपर चला गया है, लिक्विडिटी साइड से इतना मार्केट में आ गया है कि ओवरनाइट रेट्स भी, इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए हैं। सो बहुत सारे और बाहर के एक्सटर्नल कंडीशंस में भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है कि सॉफ्टन हो रहा है। दूसरे साइड से कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क और वगैरह वगैरह के कारण वहां से बढ़ गए हैं। फूड प्राइसेस बहुत ब्रॉडन हो गया है, मैंने बहुत सारे फूड आइटम्स के दाम बढ़ गए हैं। ऑल्दो ये अच्छा चीज है कि जो अभी फोरकास्ट, जो आदित्य मैम बोली कि वहां पे अभी हीट वेव का फोरकास्ट आया है, लेकिन उसके साथ साथ एल नीनियो कंडीशंस काफी फेवरेबल होने की आशंका है। और ये लग रहा है कि मई जून महीने से ला नीनिया हो जाएगा, तो वो अच्छा है, रेंज के लिए अच्छा है। लेकिन ओवरऑल अभी पहले हमको देखना है कि वो लिक्विडिटी पे क्या करते हैं। ये अप्रैल महीने में लिक्विडिटी काफी सरप्लस रहेगा बाजार में, तो वो आरबीआई कैसे मैनेज करता है BRRR ऑक्शन से, वो कम होगा क्योंकि इस बार एक्साइज नहीं है, जीएसटी भी काफी देर तक है। तो ये लिक्विडिटी पे पूरा नजरिया लिक्विडिटी पे रहेगा कि लिक्विडिटी पे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी को कैसे ऑपरेट करते हैं, सरप्लस लिक्विडिटी वगैरह। ये मॉनेटरी पॉलिसी की इस बार की खासियत रहेगी। मेरा लगता नहीं है कोई इस बार 4.5 और 7% जो जीडीपी और इन्फ्लेशन के जो फोरकास्ट रहे वो चेंज करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी नहीं चेंज होता है। तो बाकी ये लिक्विडिटी सिवाय बाकी सब एक बराबर रहे। ओके, तो तीनों मेहमान हमारे कह रहे हैं ना तो रुख में कोई बदलाव की उम्मीद रखनी चाहिए और ना ही रेट में, तो ये एक पॉलिसी में कोई बड़े चेंजेस नहीं। अब चलो इन चीजों को खोल के समझते हैं थोड़ा सा। आदित्य मैम, क्या ये जरूरी है कि आरबीआई विदेशी सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस को देख के क्यों ले, या वो अपनी घरेलू कंडीशन को देख के ले? घरेलू कंडीशन में कई जगहों पे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं। इन्फ्लेशन के टारगेट नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बहुत स्टिकी है। क्रूड ऑयल लगातार पिछली पॉलिसी अब तक बढ़ता है और अब तो $90 को टच कर रहा है। ओपेक नरम पड़ नहीं रहा है। रेड सी की भी क्राइसिस थोड़ी बहुत चल ही रही है। चाइना में भी रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं। तो कोई ऐसा संकेत नहीं दिख रहा जिससे इन्फ्लेशन कम होने के संकेत मिले। तो हमको अपनी वाली चीजों को देखना है या यूएस की तरफ देखना है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट, मंथ बाय मंथ सॉर्ट ऑफ देखें कि क्या डेटा कब आएगा, तो पहली बात तो जो लास्ट जीडीपी का डेटा आया था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। अब अगले जीडीपी प्रिंट के लिए हमें मई एंड तक तो वेट करना ही है टू अंडरस्टैंड कि जो 3 क्वार्टर तक 8% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ थी वो सस्टेन हुई कि नहीं हुई। तो एक तो वो क्यों मिलेगा। उसके बाद फेड, मुझे नहीं लगता कि जून के पहले वहां से कोई रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, तो वो तो हमें जून में ही पता चलेगा। मॉनसून ला नीनिया शुरू होता है कि नहीं होता और उसमें मॉनसून का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ये भी हमें जून जुलाई में ही जाके पता चलेगा। तो अगर हमें रेट काटने हैं तो जून पॉलिसी तक तो मुझे नहीं लगता कि वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू बी क्लियर कि इन्फ्लेशन इतना कम हो जाएगा कि रेट इतनी जल्दी काटने की जरूरत है। अगस्त पॉलिसी तक ही हमें अपना मॉनसून का थोड़ा बहुत क्लैरिटी होगी, जो काफी क्रिटिकल रहेगा आगे की इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी के लिए, कम से कम डोमेस्टिक और फूड पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग वाइज वो एक ज्यादा अप्रोप्रिएट पॉलिसी रहेगी अगस्त वाली की स्टांस चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्रूड ऑयल प्राइसेस तो देखिए, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है ये तो हमारे बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर है और ये तो बहुत ही वॉलेटाइल रहते ही हैं। अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली बढ़े हैं। एट द सेम टाइम हमारे डोमेस्टिक हमने देखा है कि एलपीजी और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में हमने अभी रिसेंटली थोड़ी कटौती करी थी। तो सीपीआई में क्रूड ऑयल डायरेक्टली तो नहीं आता, जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। तो अभी जो क्रूड ऑयल में की प्राइसेस में उछाल आया है वो हमारे सीपीआई को इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स ही सुप्रीम होने चाहिए एमपीसी के डिसीजन के लिए। और फूड इन्फ्लेशन की क्या ट्रेजेक्टरी होगी, डोमेस्टिक ग्रोथ की क्या ट्रेजेक्टरी होगी, इस सब के लिए क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमें अगस्त तक ही मिलेगी। तो मुझे इसीलिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगले 2 पॉलिसीज में स्टांस भी चेंज हो और या फिर रेट्स में कोई चेंज हो।
ओके जय सर, एक चीज हमारे दर्शकों को समझाइए कि जब 8% की ग्रोथ पे हम चल रहे हैं, अभी Q4 का नंबर मान लीजिए लगभग इसी के आसपास आता है, एनुअलाइज बेसिस पे भी बहुत हाई जीडीपी लेके आ गए, इतनी स्ट्रांग ग्रोथ है, और जो अभी तक कदम उठाए सरकार ने उससे ऐसा कोई नहीं लगता कि इन्फ्लेशन कोई कंट्रोल में आने वाला लग रहा है, दाम वाम भी कम कर दिए गए। क्या ये मानना ठीक रहेगा दर्शकों को, समझदार लोगों को, कि हाई ग्रोथ है तो थोड़ा हायर इन्फ्लेशन साइड में रहना पड़ेगा और फिर हमको रेट कंसिडरेशन करना चाहिए? मतलब इन्फ्लेशन हायर है, ग्रोथ हायर है तो ठीक है, बट एज ऑफ कोर्स उनका जो प्रोजेक्शन है 4.5 का, एंड ऋषि जी ने जो कहा आईएमडी का फोरकास्ट और वो सब देख के, प्लस क्रूड भी 90 के आसपास हैंग अराउंड करता है, बट समझो वो विजिबिलिटी अगर आ गई और 6.5 या उससे कम अगर आपका प्रोजेक्शन पे आ जाते हो, देन 6.5 रेपो रेट, 2% रियल रेट प्लस 2% प्लस रियल रेट, थोड़ा डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। अभी तो क्या है कि अनसर्टेनिटी है आगे जाने की, तो इसीलिए फोरकास्ट है 6.5 का, बट दैट इज सब्जेक्ट टू यू नो क्रूड, सब्जेक्ट टू मॉनसून, सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ दैट। तो वो हिसाब से ठीक है, यू कैन जस्टिफाई, और ज्यादा भी इतना गैप नहीं है, बट थोड़ा सा अगर सॉफ्टनेस और आ गया तो वेदर कोई दुनिया में काटे नहीं काटे, वी माइट हैव टू स्टिल कट द रेट फ्रॉम डिफरेंट रीजन। यू कैन नॉट हैव सो मच ऑफ पॉजिटिव रेट व्हिच कैन काइंड ऑफ हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी। जय सर, क्या आपको लगता है कि रेट नीचे आएगा? मुझे तो लगता है कि नहीं आएगा। पॉलिसी रेट या बॉन्ड मार्केट रेट? नहीं, बॉन्ड वाला। बॉन्ड मार्केट रेट नीचे आ जाएगा, बिकॉज देखिए सर, ऐसा है कि एक तो फर्स्ट हाफ का बोरोइंग जो नॉर्मली 57 to 60% होता था, वो थोड़ा कम कर दिया। जून से आपका इंडेक्स का इंक्लूजन आ रहा है, तो उसका डिमांड आ जाएगा। और लास्ट 3-4 साल में ना एक चीज बड़ी चेंज हो गई है, लोकल डिमांड जो है वो इतनी हो गई है विच इज काइंड ऑफ एब्जॉर्बिंग द फुल सप्लाई। तो आज तक पहले क्या होता था, 4-5 साल पहले, या तो फॉरेनर या तो आरबीआई हैड टू बाय दैट एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट, मार्केट पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। अभी मार्केट की एपिटाइट इतनी बड़ी हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, तो उसके हिसाब से उनका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि रन अवे रैली हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई भी खुद तो सप्लाई देगा, तो एफपीआई का जब बाइंग आ जाएगा फॉर इंडेक्स इंक्लूजन, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत उनका भी सप्लाई, डिमांड सप्लाई, प्योर डिमांड सप्लाई पर्सपेक्टिव, अगर next move is not a rate hike, next move whenever 6 months, wherever it is going to be a rate cut, then why would not people try to test 675 10-year benchmark can go. ओके 600। स्वागत है। एक चीज अब ये बल्कि ये समझाइए आप लोग, आपने कहा कि लिक्विडिटी भी है, थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी इनको, लेकिन हमने जो पिछले बार मतलब बीते वित्त वर्ष में क्रेडिट ग्रोथ देखी है, अब जितने भी लोगों से बात करो वो लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं कि वैसी रह पाएगी, क्योंकि हायर रेट्स हैं अभी भी। ऐसे में जो 8% ग्रोथ दिख रही है, या जो बहुत ज्यादा गंगो है सरकार कि हम तो इस लेवल से ग्रो कर रहे हैं, वो धीरे धीरे टेपर डाउन होना शुरू हो जाएगी, कंपनीज की अर्निंग को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये हम उस स्थिति में जाके रेट कट शुरू करेंगे जब हमको एकदम कंफर्ट जोन आ जाएगा और हमारी ग्रोथ भी नीचे आ जाएगी, या फिर हम उसको प्रीएम्प्ट करें? जैसे कि मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में डालता हूं, फेड चेयरमैन क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा कि रादर उन्होंने तो अपना कोर इन्फ्लेशन का थोड़ा टारगेट ही ऊपर कर दिया। अब आई डोंट नो कि वो पॉलिटिकल प्रेशर था क्या था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा ऊपर ही लेते हैं हम कोर इन्फ्लेशन। प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जितनी बन रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन रियल में उतनी जॉब नहीं होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अपने व्यूज में ट्वीकिंग कर रहे हैं लोग कि इससे पहले की सिचुएशन खराब हो और हम रेट कट करें, हम पहले से उसकी करें। क्या इंडिया में ये हम सोचेंगे क्या? आपने तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सवालों को आपने डिस्क्राइब कर दिया है। तो 2-3 चीज, एक तो है जो आप पहले पूछ रहे थे कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, फेड के रेट कट्स वगैरह हमारे आरबीआई या एमपीसी के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं। ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि आप अभी से देख रहे हैं
कि रुपी अभी से वीकन होना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी वो वहां पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो आपने कहा कि उनका जो न्यूट्रल रेट है, लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट रेट है, वो ऑलरेडी ऊपर चला गया है। हाँ, तो रुपी ऑलरेडी वीकन करना शुरू हो गया है। तो हम लोग यदि प्रीमेच्योरली रेट कट करना शुरू करें तो वो रुपी पे काफी असर पड़ेगा। फिर उसके लिए बहुत सारे अलग अलग इम्प्लीकेशंस है, इंक्लूडिंग इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। दूसरा रहा कि आरबीआई कहता रहा, ग्रोथ का तो छोड़ दीजिए, कहता रहा है कि इन्फ्लेशन को हम लोग ड्यूरेबली 4% पे लाने का है। अब आपको याद होगा उनके जो फोरकास्ट थे पिछले पॉलिसी में, अभी भी करीब करीब वही एक ही चीज रहेगा कि सेकेंड क्वार्टर में इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 4% रहेगा, फिर उसके बाद 4.6, 4.7, हाँ, दो Q3 और Q4 में। तो मेरा तो अंदाजा है कि जब तक के इन्फ्लेशन वो 2-3 क्वार्टर पे 4% पे नहीं आए, वो रेट कट करना बहुत रिलक्टेंट रहेंगे, वो नहीं करेंगे कि मैंने 4.6 पे जहां तक उनके जो इन्फ्लेशन उनके प्रोजेक्शंस ठीक रहे। तीसरी बात जो आपने कहा कि शायद थोड़ा बहुत हायर इन्फ्लेशन पे टॉलरेंट होना चाहिए, कि मैंने 4.5% भी इन्फ्लेशन रहा तो ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम इसमें होता है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो सेंट्रल बैंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाली इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस कितना होता है, वो यदि अनएंकर होकर 4% से बढ़ के यदि 4.5% हो जाए और एक और कोई शॉक आ जाए सिस्टम में, तो वो इमीडिएटली वो अनएंकर होकर 6% तक के बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन। तो ये कोई सेंट्रल बैंक चाहेगा नहीं, नॉट फेड, नॉट द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, नॉट द आरबीआई। हाँ, कि इन्फ्लेशन को 4% पे हम लोग एंकर करके रखते हैं, फिर उसके बाद जो शॉक्स आएगा वो देखेंगे कैसे डील करते हैं। इसके ऊपर है ग्रोथ। यदि बने आप जैसे हम लोग कह रहे हैं कि अभी 6.7% है, आरबीआई कह रहा है कि 7%, FY25 के लिए 7% उनके फोरकास्ट है, वो यदि है तो वहां पे शायद कोर इन्फ्लेशन पे भी असर पड़ना शुरू करे। चाइना अब धीरे धीरे यदि बढ़े, वहां पे उनकी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, वो कमोडिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी आके WPI और थ्रू देम CPI पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे रिस्क बने हुए हैं। मेरा तो अंदाजा है कि अक्टूबर के पहले हमारे कोई चांस नहीं है आरबीआई को रेट कट करने की। स्वागत दा, आपकी बात मैं मान लेता हूं और फेड कह रहा हूं, आरबीआई की ये सोच भी बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन लाना उनका टारगेट है और उनको नीचे लाना। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि अक्टूबर तक बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे ये इन्फ्लेशन नीचे आएगा, क्योंकि अगर चाइना हल्का से भी रिवाइव कर रहा है तो आपके मेटल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, डॉलर वीक हो रहा है तो मेटल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन आपका एकदम स्टिकी है, मॉनसून का हमें पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो क्या इन्वायरमेंट बनेगा जिससे हम 4% इन्फ्लेशन आरबीआई ले आएगा? तो मेरा तो अभी एक तो है कोर, हाँ, वो कोर इन्फ्लेशन अभी भी फॉर्चुनेटली काफी नीचे की तरफ है, सब 4 आ गया है, शायद सब 4 काफी कई महीने सब 4 रहेगा, 4% के नीचे रहेगा, तो वो बड़ा पोर्शन है इन्फ्लेशन का, सीपीआई इन्फ्लेशन बास्केट का। तो वो एक चीज उनके लिए उसका तगड़ा होगा कि फूड इन्फ्लेशन ठीक है, फिर भी देख लेंगे फूड इन्फ्लेशन पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी फूड पे नहीं होता है। मेरा अंदाजा है कि उनका ट्रिगर रहेगा एक तो ये इन्फ्लेशन की, ठीक है, मैंने फॉर्चुनेटली यदि मानसून ठीक रहे, फूड प्राइसेस कम जाए, ग्लोबली प्राइसेस स्टेबल रहे, एडिबल ऑयल के प्राइसेस स्टेबल रहे, तो ये उनके लिए एक कंफर्ट फैक्टर रहेगा। कच्चे तेल की दाम नीचे आ जाए, वहां पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह वो कम जाएगा, तो वो उनके लिए अच्छा है। दूसरा है कि यदि ग्रोथ किसी तरह फॉर सम रीजन की डिमांड यदि ठीक से पिकअप नहीं करे, रूरल डिमांड पिकअप नहीं करे, कि ग्रोथ जो हम अभी 6.6 या 7 कह रहे हैं, वो आके 6% के पास दिखने लगा कि 6% के समान हो, दैट विल बी द मेन ट्रिगर। उसके साथ यदि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो कैपेक्स जो कहते हैं वो यदि नहीं बढ़े वहां पे, तो वो एक और चीज है कि वहां पे जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्ट्स के होते हैं उसको कमाने के लिए वो करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है, अंदाजा है कि वो रेट्स टच नहीं करेंगे, वो लिक्विडिटी खेल के, सिस्टम लिक्विडिटी के लेवल को कैलिब्रेट करके वहां से वो कोशिश करेंगे कि एक्चुअल जो मार्केट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स है उनको कमाने की कोशिश करेंगे। रेट्स बाद में आएगा, रेट्स विल कम इन लेटर। ओके, रेट बाद में कट सकते हैं, ब्याज दरें लेकिन नीचे हो सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से तुरंत वापस आके अदिति जी और भट्टाचार्य के पास चलते हैं दोबारा समझने के लिए कि कैसे हम अपनी पॉलिसी को इस समय फॉर्मेट करें कि हमें किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें ये कहा गया कि हम बहुत यूनिकली प्लेस्ड हैं कि हमको जरूरत नहीं ऊबर यूएस या कहीं और देखने की, और हम अपने रेट कट कर सकते हैं। और उनका भी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर में कट हो जाना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे।
Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Still keeping inventory for 30 days? Get in touch with experts. Om Logistics Limited, making business simple. स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं आवाज एमपीसी यानी आवाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उसमें समझने की कोशिश करें कि आरबीआई क्या कर सकता है और उसके सामने दुविधाएं क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, क्योंकि वो उनके अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस समय क्या करना चाहिए। आदित्य मैम, अब एक मरमर है दुनिया के बाजारों में, खासतौर पर यूएस को लेकर के, कि हो सकता है हमारा रेट कट हो ही ना इस साल। ये डिस्कशन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में शुरू हो चुका है कि हायर फॉर लॉन्गर चलेगा, क्योंकि कोई सिचुएशन बनती दिख नहीं रही वहां पे। तो हम उधर क्यों देखेंगे? क्या ये जरूरी कि उधर कुछ होगा तभी हमारे यहाँ माहौल बनेगा, या हम लोग उससे अलग अपने आप को देख सकते हैं? देखिए, आई थिंक ऑब्वियसली हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट इम्प्लीकेशंस फॉर एक्सचेंज रेट्स इंपॉर्टेंट ही होंगे साथ के साथ। आई थिंक शौकत सर और मैं बिल्कुल सेम चीज कह रहे हैं कि अक्टूबर के पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई रेट कट का चांस बने या उसका आउटलुक बने। अभी एक मैं थोड़ी दूसरी तरह से ग्रोथ पे मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। मेरा व्यू ये है कि Q4 का जो ग्रोथ प्रिंट हमें मई में मिलेगा, और Q1 और Q2, ये तीन जो क्वार्टर हैं, इनमें ट्रांजिएंट फैक्टर्स की वजह से ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 6% या उसके आसपास रहेगी। जो हमें उसके पिछले तीन क्वार्टर्स में 8% के आसपास के प्रिंट्स मिले हैं, वो अभी ये तीन क्वार्टर में थोड़े अनलाइकली लग रहे हैं। एक तो जो ओवरहैंग है, हेडविंड है खराब मॉनसून की रूरल डिमांड पे और एग्रीकल्चरल आउटपुट पे, वो चलती रहेगी। दूसरा जो बेनिफिट था कमोडिटी प्राइसेस के YOY डिक्लाइन का, वो अब काफी म्यूटेड होगा इन क्वार्टर्स में, तो मार्जिन्स पे इतना ज्यादा बेनिफिट हमें नहीं दिखेगा। और कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट कैपेक्स, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट और इलेक्शंस के टाइम, और जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता फाइनल FY25 का, तब तक धीमा रहेगा। जब तक बजट प्रेजेंट होगा तब तक मॉनसून शुरू हो गया होगा, तो बहुत ही बैक एंडेड पिकअप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैपेक्स में। एक्सपोर्ट्स भी इस पीरियड में धीमे रहेंगे। अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट्स काट देते हैं तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में भी एक बैक एंडेड पिकअप होगा। तो ओवरऑल जिस तरह से हमें लग रहा है वो यही है कि Q4 और फिर Q1 Q2 में ग्रोथ थोड़ी धीमी रहेगी, और उसके बाद Q3 Q4 में फिर से काफी एक बैक एंडेड पिकअप 7% के ऊपर आएगा। तो ओवरऑल बहुत ही अनइवन ग्रोथ का आउटलुक है इन क्वार्टर्स में। और इन्फ्लेशन, जैसे हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के रिस्क तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक खत्म ही नहीं होते। एक रिस्क जाता है तो कोई और रिस्क सामने आ जाता है। तो कॉशन, अबंडेंट कॉशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे, एंड द बार विल बी क्वाइट हाई फॉर रेट्स टू बी कट। क्या इस समय सबसे बड़ा रिस्क क्रूड ऑयल ही आपको लगता है? सॉरी, सबसे बड़ा रिस्क इन्फ्लेशन के लिए क्रूड ऑयल ही है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से हमारे CPI के लिए तो डोमेस्टिक फूड प्राइसेस हैं। ओके, डोमेस्टिक फूड प्राइसेस, और वो डिपेंड करेंगे कि आगे कैसे होते। जय सर, ये मेरे को समझना है आपसे कि एक बहुत ही मतलब क्रिटिकल एनालिसिस लोग करते हैं कि हम लोग अब तक के शेप की रिकवरी देखी है अपनी इकोनॉमी में, पिछले कोविड से लेकर अब तक। चाहे वो रियल एस्टेट में आप देखें या ऑटोमोबाइल में, CV की इतनी सेल्स नहीं है, ऑटोमोबाइल में भी आप देखें या कंजम्पशन पैटर्न में देखें। इवन आरबीआई ने शायद इसीलिए रिस्क वेटेज बढ़ा दिया था जो रिटेल लोन और कंजम्पशन लोन में आ रहा था, तो वो एक लॉपसाइडेड ग्रोथ की हम लोग देखते चले आ रहे थे। अब वो भी एक समय जाके पीक होती हुई दिख रही। जो मैंने सवाल शुरू में आप लोगों से कहा था कि क्रेडिट ग्रोथ कहीं ना कहीं वो पीक होती हुई दिख रही है, क्या ये रिस्क लेगा आरबीआई या कोई भी इंस्टीट्यूशन की लॉपसाइडेड ग्रोथ हुई है, और इन चैलेंजेस को देखते हुए भी हम स्टिक करें और देखें, और एक बड़ा इवेंट होने वाला फुल बजट जब आएगा जुलाई में, तो उसको भी देख लेना चाहिए सरकार वहां पे क्या मूव करती है? नहीं, ये तो देखेंगे ही। आई थिंक बहुत दोनों ने, अदिति जी और सुगातो जी दोनों ने कहा कि, एंड
कि कल तो कुछ नहीं, मतलब फ्राइडे तो कुछ नहीं होना है. नाउ वेदर इट इज नेक्स्ट पॉलिसी और मे बी टू पॉलिसी आफ्टर दैट, आई थिंक दोनों, आई थिंक अगस्त अक्टूबर के बाद की ही बात कर रहे हैं. तो पूरा मॉनसून, ये अपना बजट, सारा का सारा चीज देख के, नाउ कमिंग बैक टू के शेप रिकवरी, आई थिंक क्रेडिट जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो बढ़ रही थी, आई थिंक उन्होंने उनपे रिस्क वेट बढ़ा दिया है खाली. बट बियॉन्ड दैट, I don't think they have done anything more to scared of the credit or something like that. Again, credit number, if you look at an absolute number, तो इतना कुछ खास बढ़ा नहीं है. बढ़ा है as a percentage, but if you really look at it, I'm talking about banking sector. NBFC sector से काफी कुछ बढ़ा था, तो उन्होंने उधर रिस्क वेट डाल दिया, वो थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा. एंड के शेप रिकवरी में भी जो लोअर एंड पे जो स्लोनेस दिख रही थी, आई थिंक दैट इज ऑल्सो नाउ शोइंग सम पॉजिटिव साइड. तो टू दैट एक्सटेंट ठीक ही लग रहा है. बट एज आई सेड, एज यू सेड के रुकेंगे इलेक्शन का रिजल्ट, बजट, दोनों के लिए रुकेंगे सब कुछ करने के लिए. ओके, इलेक्शन का रिजल्ट तो बहुत हद तक मार्केट ने डिस्काउंट किया है. सौगंध, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जब हम लोग अभी के शेप की बात कर रहे थे और आपने एक्सप्लेन किया उसमें पहले वाले स्टेटमेंट में कि चीजें कैसे पैन आउट होंगी, मेरा सवाल वहीं पे आकर रखता है कि हमने अब तक कंजम्पशन ड्रिवन रैली या कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ देखी है पिछले 3 सालों में. कॉर्पोरेट ग्रोथ हुई नहीं है, कॉर्पोरेट लेंडिंग हुई नहीं उतनी. तो अगर सरकार अपना रुख ये चेंज करना चाहती है, जो कि उसका इरादा भी है शायद, तो वो तो हो नहीं रहा है. प्राइवेट कैपेक्स कहाँ हो रहा है? तो फिर तो गाड़ी वहीं फंस जाएगी ना. फिर लोग कहेंगे सस्ता लोन दो, क्योंकि अभी तक 30-35% सेविंग का तो सरकार ही ले जा रही थी, वही खर्चा कर रहे थे. अब वो कह रहे हैं कि हम कम लोन लेंगे तो पैसा फ्री होगा. यहाँ पे ये वाली ट्रिक चलेगी क्या? तो आपने ये बहुत बड़ा ये दुविधा हाईलाइट किया है कि एक साइड से ये जो के शेप रिकवरी है, जो बड़ा कंसर्न है, वो मॉनेटरी पॉलिसी का रोल नहीं है. वो ज्यादा फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह, वो सब उस पे ज्यादा उनका असर, इस पे ज्यादा, ये मुद्दे पे ज्यादा उनका असर पड़ेगा. मॉनेटरी पॉलिसी इतना हेल्प नहीं कर पाए. दूसरे साइड से क्रेडिट भी बढ़ाना है, एमएसएमई को, माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट ये बढ़ाना है. लेकिन दूसरे साइड से आरबीआई भी दूसरा ये जो बाकी जो क्रेडिट के कंपोनेंट्स है उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं. शायद यहाँ पे और भी एक दो और माइक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स इस बार अप्रैल पॉलिसी में देखने को मिले, तो वहां भी थोड़ा सा डैम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा हाइपोथेसिस है कि जो हमारे जो जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं 8%, 7%, 7.6%, बहुत सारा इस पे एक ये मैटर करता है कि ये क्रेडिट ड्रिवन है. माने जितना जो रिटेल क्रेडिट जा रहा है, दैट इज ए कंपोनेंट कि जितना जो ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है, कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर ग्रोथ इसमें बढ़ावा दे रहा है, तो वो ज्यादा इंकरेज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे सिस्टेमिक रिस्क बढ़ने की आशंका है. तो वहां पे इनके लिए वो डायलेमा है कि कितना बड़ा है. तीसरे साइड से बैंक्स के डिपॉजिट ग्रोथ पे काफी असर पड़ा है, जो मैं कह रहा था कि वो अभी लिक्विडिटी इंफ्यूज करके थोड़ा ज्यादा डिपॉजिट बैंक्स के सिस्टम में आए, वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा मैंने वहां पे रेट्स, इंटरेस्ट रेट, लेंडिंग रेट्स वहां पे थोड़ा सा कम हो, वो कोशिश करेंगे. बट ओवरऑल मेरा अंदाजा है कि इनका एटीट्यूड रहेगा, जो फेडरल रिजर्व के बॉस्टिक साहब ने कहा, के मेंबर ने कहा कि जब तक के द फेड कैन अफोर्ड टू बी पेशेंट सो लॉन्ग एज ग्रोथ होल्ड्स अप, सो लॉन्ग एज द इकोनॉमी होल्ड्स अप. ये बिल्कुल सही आरबीआई और एमपीसी का भी स्टांस रहेगा कि जब तक के ग्रोथ, क्रेडिट, फाइनेंशियल कंडीशंस जब तक के ठीक रहे, हमारे कोई जल्दी नहीं है कि हम रेट काटेंगे वगैरह. बाकी दूसरे जो पॉलिसी मेजर्स, फिस्कल पॉलिसीज एक्सेट्रा, वो वहां पे नजर डालना पड़ेगा. ओके, सौगंध ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही जिसको मैं मानता हूं, हालांकि इकोनॉमिस्ट इसको शायद नहीं मानेंगे, कि अगर ग्रोथ आ रही है 8% की तो रेट क्यों काटे? ग्रोथ चली रही ना, सैलरी अच्छी आ रही है तो महंगाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बहरहाल हमने सारे सवाल पूछ लिए आप लोगों से, लेकिन आप लोग एकदम स्टिक है कि 3rd क्वार्टर से पहले सोचना नहीं है कि रेट कट होगा या पॉलिसी के अपने स्टांस में, अपने रुख में कोई चेंज आरबीआई करने वाला है. तो अभी थोड़ा इंतजार लंबा होगा और इसमें देखना होगा कि ग्रोथ कैसे होती और क्रेडिट ग्रोथ भी कैसे होती, इन सब से तय होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि शुक्रवार की पॉलिसी में क्या होने वाला है. बहुत बहुत शुक्रिया.